Hello everyone, welcome to SIS Life. From today, we start our polity series. In this, I'm Lakshmikant. I will do some of the important chapters for you that will help you in prelims. Okay, I start with salient features of the Constitution. Along with this, you have to read this chapter from the book itself. Okay, now let's start. There are various salient features of the Indian Constitution. Some of them are: first, it is the lengthiest written constitution. Constitutions दो तरह के होते हैं, रिटन और अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में का एग्जांपल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, बिकॉज इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव, एलेबोरेट एंड डिटेल्ड। ओरिजिनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंदर प्रेम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। और अकॉर्डिंग टू लक्ष्मीकांत, जो कि अपडेटेड नहीं है क्योंकि आर्टिकल्स होते हैं नए नए ऐड होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। जो लक्ष्मीकांत ने मेंशन है, एक प्रेम्बल, 475 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रीज़न क्या है जो इतना बड़ा साइज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको हम लेंथीस्ट बोल रहे हैं? चार फैक्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एलिफेंटल साइज़ के लिए। पहला फैक्टर जियोग्राफिकल, ड्यू टू वास्टनेस ऑफ आवर कंट्री इंडिया। सेकंड, हिस्टोरिकल फैक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का इन्फ्लुएंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो कि बल्कि था, तो उसी के इन्फ्लुएंस की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी एलिफेंटाइन साइज का है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंट्रल एंड स्टेट्स एंड डोमिनेंस ऑफ लीगल लुमिनरीज इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। और आफ्टर दैट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस ही नहीं है, इसके अलावा इसके अंदर डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस भी गिवन है। और जो मैटर्स अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन और पॉलिटिकल कन्वेंशंस पे छोड़ दिए जाते हैं, वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। ओके, सेकंड, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, मतलब इसका मतलब ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंस्पायर है बहुत सी कंट्रीज से, so borrowed from other countries as well as government of India Act 1935. As B.R. Ambedkar said, Indian constitution framed after ransacking of all the non-constitution of the world. Okay, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट है वो मेजरली 1935 के एक्ट से लिया गया, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट। ओके, एंड फिलोसफिकल पार्ट है वो अमेरिकन एंड आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में। फिलोसफिकल पार्ट का मतलब है फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs लाइक, एंड पॉलिटिकल पार्ट्स है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। ओके, थर्ड, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेलेंट फीचर वो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके होते हैं, एक तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर अमेंडमेंट होता है, उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, मतलब अमेंडमेंट ईजी नहीं होता। और जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें अमेंडमेंट के लिए जैसे ऑर्डिनरी लॉज को अमेंड करते हैं वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक फीचर है, ये दिस इज़ नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, सिंथेसिस ऑफ बोथ, मतलब सिंथेसिस है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का। जो अमेंडमेंट है दो तरीके से होते हैं, एक तो आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट, एक ऑर्डिनरी अमेंडमेंट। जो आर्टिकल 368 के अंदर अमेंडमेंट है एक तो स्पेशल मेजोरिटी से होता है एंड एक बाई स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स। हम ये सब पढ़ेंगे जब हम अमेंडमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे। और ऑर्डिनरी अमेंडमेंट होता है वो हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ फीचर, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करता है। अब आप पूछेंगे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स होते हैं टू गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल एंड स्टेट्स, डिवीजन ऑफ पावर, ओके, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी, independent judiciary, bicameralism. This is very important for prelims. In addition to that, there are large number of unitary or non-federal features like strong center, single constitution, flexibility of the constitution, integrated judiciary, appointment of state governor by the center,
all India services, emergency provisions, and so on. These are non-federal or unitary features of the Indian Constitution. Remember them, these are most important for prelims. Now, the term federation is not mentioned in the Constitution. फेडरेशन टर्म कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके. एंड इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन यूनियन ऑफ स्टेट्स इम्प्लाइज दैट जो इंडियन फेडरेशन है वो कोई एग्रीमेंट नहीं है स्टेट्स का कि साथ में स्टेट्स ने मिलकर एग्रीमेंट करके इंडियन फेडरेशन को बनाया है. सेकंड, नो स्टेट्स हैव राइट टू सीसीड फ्रॉम द फेडरेशन, मतलब कोई छोड़ के नहीं जा सकता, ओके. एंड ऑल्सो केसी वीरे सेड इंडियन system as quasi-federal because it is not totally federal, have some time unitary biases, okay. Now, fifth feature, parliamentary form of government. This is taken from Britain, and in this the principle of cooperation and coordination is followed. Parliamentary form of government is also known as Westminster model और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट. जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स हैं इंडिया में वो है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर. आपको पता है अपने MP होते हैं वही मिनिस्टर बनते हैं, ओके. लीडरशिप PM और स्टेट में CM, dissolution of lower house, okay. These are features of parliamentary system in India. अब differences क्या है इंडियन सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम के. जो इंडियन सिस्टम है यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, बट इन ब्रिटेन देयर इज़ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस कर सकता है बट नॉट इन इंडिया. एंड सेकेंड, इलेक्टेड हेड. इंडिया में इलेक्टेड हेड होता है प्रेसिडेंट, बट इन ब्रिटेन देयर इज़ नॉट इलेक्टेड हेड, वो हेरिडेटरी हेड होते हैं, मोनार्की, ओके. नाउ this type of government indeed is also known as prime ministerial government. But why? Because prime minister is very important in this form of government and have many powers. So this is known as prime ministerial government or prime ministerial form of government. Okay. Sixth feature of Indian Constitution: synthesis of parliamentary sovereignty and judicial supremacy. अब देखिए, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट की और जुडिशियल सुप्रीमेसी है अमेरिका, ठीक है. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का सिंथेसिस है, मतलब है सुप्रीम कोर्ट है वो कोई भी पार्लियामेंट्री लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल का वो बता सकता है बाय द इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, और पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो ये दोनों सिंथेसिस में चलते हैं. और जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा है. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू वो नैरो है एज कम्पेयर टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके. सेवन्थ फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. अब जो इंडिया में जुडिशरी है वो एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है. जैसे सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, टॉप ऑफ द इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के नीचे आते हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है. एक सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स है जो एनफोर्स करता है स्टेट और सेंट्रल और स्टेट के लॉज. यूएसए की तरह नहीं. यूएसए में क्या है, जो यूनियन लॉज है वो जो यूनियन की जुडिशरी वो एनफोर्स करेगी और जो स्टेट लॉज है वो स्टेट की जुडिशरी है वो एनफोर्स करेगी, ओके. अब सुप्रीम कोर्ट है वो उसके थोड़े बहुत फीचर्स हम अभी करते हैं, वैसे आगे डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में. जैसे है फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स है, एंड गार्जियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जब मैंने अभी डिस्कस किए हैं प्रीलिम्स के लिए, ओके. और कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इंडिया में जो वर्क कर रहे हैं उनकी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करता है, और ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके. एट्थ फीचर है जो है फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है. 6 फंडामेंटल राइट है, पहले 7 ही राइट ऑफ प्रॉपर्टी को बाद में रिमूव कर दिया गया था. अब 6 फंडामेंटल राइट है: राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम,
right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Okay, the fundamental rights are to promote political democracy, limitation on the tyranny of the executive and the arbitrary law of legislature. मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स को राइट्स दे रहे हैं जिससे वो लिमिट कर रहे हैं गवर्नमेंट की पावर को या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की पावर को कि वो आर्बिट्रेरीली उनका यूज़ ना कर सके पावर्स का. ओके, जो फंडामेंटल राइट्स है वो एनफोर्सेबल है. सुप्रीम कोर्ट इनको एनफोर्स करता है. सुप्रीम कोर्ट इनके वायलेशन के लिए रिट्स इशू करता है जैसे हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेंसुरी, क्वो वारंट. ये सब हम आगे पढ़ेंगे. ओके, और एग्रीव्ड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. जिसका भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है. ओके, बट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट. इनके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं. जैसे आर्टिकल 19 है. आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है. उसके अंदर वो फंडामेंटल राइट है बट उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं. जैसे कि हम हेड स्पीच नहीं दे सकते, कि किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते. ओके, नॉट सैंक्रोसेंट, मतलब इनको ये कर्टेल और रिपील करे जा सकते किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा. पार्लियामेंट इनको अमेंड कर सकता है कुछ पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े. ओके, और जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 and 21. ओके, ninth feature of Indian Constitution, the active principle of state policy. And these are come in Article 4 of the Indian Constitution. B.R. Ambedkar quote them as novel feature of the Constitution. Okay, these are to promote the idea of social and economic democracy, to establish welfare state. Okay, एक बार प्लीज में क्वेश्चन भी आया था कि वेलफेयर स्टेट कहाँ मेंशन है, तो उसके आंसर होगा DPSP. एंड दीज आर नॉट जस्टिसेबल, मतलब एग्रीड पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकता. कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर देम एज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एंड it shall be duty of the state to use them in making laws. Okay, more these DPSP put moral obligation on the state authorities. और DPSPs के बिहाइंड जो रियल फोर्स है वो है पब्लिक ओपिनियन. मतलब इससे जो पीपल है वो जज कर सकते हैं गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट मतलब प्रॉपरली लॉज को फॉलो कर रही है नहीं कर रही. ओके, एंड इन मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस एस्टेब्लिश करने के लिए कहा था फंडामेंटल राइट एंड DPSP. ओके, नाउ 10th फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इनको ऐड किया गया था on the recommendation of Swaran Singh Committee, and in 86th Constitutional Amendment Act one more was added. Okay, these come in part 4A of the Indian Constitution. These are the reminder to the citizens that with enjoying their rights they are also conscious of their duties. Okay. 11th feature is a secular state. Indian system is a secular state. Indian state is a secular state. Constitution declare India as a secular state because India has no official religion. Okay, और इसके लिए सेकुलर स्टेट के लिए अदर और भी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है जैसे प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स और DPSS में भी. और जब कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ तो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो ब्रिटिश राज के टाइम था वो रिमूव कर दिया गया. सेकुलरिज्म के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो नेगेटिव कॉन्सेप्ट, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. नेगेटिव कॉन्सेप्ट वो होता है जिसमें हम किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे. जैसे फ्रांस में वो किसी भी रिलीजन को से मतलब रिलीजन से किसी भी रिलीजन को कुछ वो मतलब फॉलो नहीं करते. और जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर सभी को इक्वल मानते हैं. सभी अगर किसी एक कर रहे हैं तो सभी के लिए करेंगे, मतलब सभी को इक्वल मान रहे हैं. ओके, और फिर 12th फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज.
basis of election. Every citizen who is not less than 18 years of age has right to vote without any discrimination of caste, race, religion, sex, literacy, wealth and so on. मतलब जो भी 18 साल से कम नहीं है वो वोट दे सकते हैं. और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 का था उसके अंदर जो पहले एज थी वो 21 थी, उसको कम करके 18 कर दिया गया. टू अप्लाई दिस ऑन whole India, this is a bold experiment by constitutional makers, as there is huge illiteracy and maybe the population turns into a mob, but this is a bold experiment by constitutional makers. Democracy, by this democracy become broad based. Okay. 13th feature है single citizenship. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल पॉलिटी है, फेडरल पॉलिटी ड्यूल पॉलिटी विद सिंगल सिटीजन, मतलब स्टेट है सेंटर है, मतलब सेंटर है स्टेट है बट सिटीजनशिप सिंगल है, इंडियन सिटीजनशिप. ओके. इन यूएसए ड्यूल सेट ऑफ राइट्स, मतलब स्टेट के लिए राइट्स अलग और सेंटर के राइट्स अलग है. ओके. ड्यूल सिटीजनशिप. इन इंडिया इरिस्पेक्टिव द स्टेट बोर्न और रेसिड सम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑल ओवर द कंट्री. सेम पॉलिटिकल और सिविल राइट्स देंगे सिटीजन्स के लिए साथ कंट्री में हर जगह इंडिया में. ओके. नाउ 14th फीचर है इंडिपेंडेंट बॉडीज. एडिशन टू लेजिस्लेटिव तीन बॉडीज तो अपन को पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स. इनके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज होती है. दीज बॉडीज आर बुलवर्क ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया. मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है ये बॉडीज, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूपीएससी, एसपीएससी, और इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर की गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. ओके. 15th फीचर है इमरजेंसी प्रोविज़न. इमरजेंसी प्रोविज़न किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि प्रेसिडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के साथ हैंडल कर सके. टू सेफगार्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, एंड थर्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी. इन सब के बारे में हम इमरजेंसी चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके. और ड्यूरिंग इमरजेंसी फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो यूनिटरी बन जाता है विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट. कोई अमेंडमेंट नहीं होता, लेकिन जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है. ओके. 16 फीचर 3 टियर गवर्नमेंट. ओरिजिनली देयर इज ड्यूल पॉलिटी, मतलब ओरिजिनली सेंटर और स्टेट थे, ड्यूल पॉलिटी थी, बट इन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस तो पहले ही हो चुकी थी, बट कॉन्स्टिट्यूशनली इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है वो 73 और 74th अमेंडमेंट के बाद ही मिला था. ओके. एंड दिस टाइप थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट फाउंड इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, दिस गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायत एंड एड पार्ट 9 एंड शेड्यूल 11 टू द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, दिस गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्यूनसिपैलिटीज एंड एड पार्ट 9A एंड शेड्यूल 12 टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. नाउ 17th फीचर इज एंड 17th एंड लास्ट फीचर कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने जो है वो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में हुआ था, वो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 चेंजेस किए गए थे. एक तो पहला राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था. दूसरा न्यू DPSP ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, नया DPSP इंट्रोड्यूस किया गया फंडामेंटल राइट. एंड ए वन न्यू पार्ट 9B द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़. 3 चीज़ की गई, एक फंडामेंटल राइट, एक DPSP, एक नया पार्ट. ओके. नाउ देयर आर सम ऑफ द क्रिटिसिज्म्स बट दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट with the view point of prelims, so we discuss them briefly as points. So criticism says borrowed constitution, a carbon copy of 1935 act, un-Indian and or anti-Indian and un-Gandhian constitution, elephantine size paradise of thrillers. Okay, this is from my side salient features of constitution. Thank you.